सरफेस पे आस्कलैड सिर्फ एक सेल्फ सर्विंग आदमी लगता है। वो चालाक, चार्मिंग और इंटेलिजेंट है। ऐसी क्वालिटीज जो चाहे लोग उसके एबर्सिव नेचर को कितना भी डिसलाइक करें, फिर भी वाइकिंग्स के बीच और उनके बाहर उससे रिस्पेक्ट दिलाती है। फ्लोकी उसकी इंटेलिजेंस का इतना रिस्पेक्ट करता है कि उससे अप्रोच करके एक आदमी को मरवाने की रिक्वेस्ट करता है जो सब वॉरियर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आस्कलैड की पहली अपीयरेंस ही इस बात का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि वो किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है। यही विनलैंड सागा के प्रोलॉग में उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनती है। आस्कलैड के आदमी उसके हर डिसीजन पर भरोसा करते हैं, चाहे वो कितना ही रैश क्यों ना हो। उन्हें लगता है कि वो जितना इंटेलिजेंट है उतना ही लकी भी है। उसकी इंटेलिजेंट, विजडम और काइंडनेस उस एरोगेंस के साथ परफेक्टली बैलेंस करती है जिसके साथ वो खुद को कैरी करता है। जब वो अपने अंकल गॉर्म के यहाँ मेहमान बनता है तो पहले उस पर हंसता है, फिर एक यंग लड़के को विजडम देता है जो कहता है कि वो बिना प्राइड के जीने से बेहतर मरना पसंद करेगा। तब आस्कलैड कहता है, लुक, it's terrible. The guy who's a slave to money holds a whip and pretends to be the master of the slave he bought with his money. He just doesn't realize it himself. Everyone is a slave to something. ऐसी विजडम आस्कलैड को यूकिमुरा के लिए एक टूल बना देती है जिसके थ्रू वो नॉर्थ सोसाइटी में एल्डर्स के स्टेटस को प्रेजेंट और एक्सप्लोर करता है। थॉरफिन क्ले एक एल्डर होने के नाते आस्कलैड उसे अलग अलग ट्रायल से गुजारता है और उसे अपनी लिमिट पुश करने के लिए एनकरेज करता है ताकि वो एक बेटर वॉरियर और कॉम्पिटेंट बन सके। चाहे वॉर की जिंदगी थॉरफिन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो या ना हो, आस्कलैड हमेशा उस पर और उसकी एबिलिटी पर भरोसा करता है। भले ही वो वर्बली थॉरफिन की वेलबीइंग के लिए कंसर्न एक्सप्रेस ना करे, लेकिन एक्शन से हमेशा दिखता है कि वो थॉरफिन की सेफ्टी में इंटरेस्ट लेता है और हमेशा उसके रिटर्न का वेट करता है, जबकि बाकी उसकी बैंड के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी वाइकिंग्स के लिए थॉरफिन बस उनमें से एक आदमी है। बोजॉन थॉरफिन के बारे में कहता है, इस बार तुमने उसके लक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। कोई बात नहीं, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट वाइकिंग्स के स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म को भी रिफ्लेक्ट करता है। भले ही वो वॉरियर बैंड्स या मर्सिनरी ग्रुप्स में मिलकर काम करें, लेकिन वो आखिरकार अपने ही इंटरेस्ट के लिए तो काम करते हैं, जैसे ऑनर, वेलर, वेल्थ और दूसरी चीजें। लेकिन आस्कलैड के लिए थॉरफिन सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई जिसका वो केयर करता है। जब ये सोचा जाता है कि क्या वॉर की जिंदगी थॉरफिन के लिए बेस्ट है या नहीं, तो इसका जवाब आस्कलैड की सेल्फिशनेस को भी दिखाता है। ये जानते हुए भी कि वॉरियर की लाइफ थॉरफिन के लिए बेस्ट नहीं है, वो फिर भी उसे अपने गोल्स आगे बढ़ाने के लिए एक टूल की तरह यूज करता है। उसके अपने शब्दों में, जो किसी चीज से नहीं डरता। ऐसे बेवकूफ को यूज करना काफी ईजी होता है, लेकिन कई मौकों पर आस्कलैड उस दौर के टिपिकल वाइकिंग इंडिविजुअलिज्म से हटा हुआ दिखता है। इसका पहला एग्जाम्पल थॉरफिन के प्रति उसकी काइंडनेस है, जिसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। वाइकिंग्स के बीच केयर और ब्रदरहुड जैसे आइडियाज आखिरकार बैटल में वेलर और डेथ में ऑनर के आइडियाज के सामने पीछे रह जाते हैं। आमतौर पर अपने साथियों की मौत को लेकर ज्यादा चिंता नहीं की जाती जब तक ये माना जाए कि जो मर चुके हैं वो रिस्पेक्टेड वालाला की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन थॉरफिन के लिए आस्कलैड जो कंसर्न दिखाता है वो इस बात का प्रूफ है कि उसके विचार अपने समय के लिए काफी अनकन्वेंशनल थे। ये बात प्रोलॉग के एंड के पास होने वाली एक सबटल रिविलेशन से जुड़ती है, जहाँ पता चलता है कि आस्कलैड को वॉर की जिंदगी ऑनरेबल नहीं लगती और इसी वजह से वो वाइकिंग लोगों को भी ज्यादा एस्टीम में नहीं रखता। यहाँ तक कि वो अपनी खुद की नॉर्थ हेरिटेज को भी डिसोन करता हुआ अपनी वेल्स हेरिटेज को ज्यादा मानता है। उसके फाइनल एक्शंस और उसके आखिरी शब्द उसके उस सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उसने एपिसोड 10 रैग्नारॉक में एक्सप्रेस किया था, जहाँ वो डिक्लेयर करता है, दिस इज द एज ऑफ ट्वाइलाइट, बोजॉन, लेट्स गो आउट विद अ बैंग। अपने आखिरी लम्हों में वो किंग स्वेन को मार देता है ताकि अपनी मदरलैंड्स वेल्स और यंग प्रिंस कनूट दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। इस प्रोसेस में वो अपनी जान कुर्बान कर देता है उन चीजों को बचाने के लिए जो उसको सबसे ज्यादा कीमती हैं, और किंग कनूट को भी, जिसे वो अपनी छोटी सी कंपेनियनशिप के दौरान एक ऐसे आदमी के रूप में रिस्पेक्ट करने लगता है जिसमें ग्रेटनेस बनने की पोटेंशियल है। ये उसका एज ऑफ ट्वाइलाइट पर अपना निशान छोड़ना है। ये उसका एक धमाकेदार एग्जिट है। और फिर वो थॉरफिन से कहता है, फ्यूचर में जब मैं मर जाऊंगा तब तुम अपनी जिंदगी कैसे जीने का सोच रहे हो? थॉरफिन, तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं है ना? अब आगे बढ़ो, इस बोर जगह पर हमेशा अटके मत रहो, बहुत आगे जाओ, उस दुनिया से आगे जाओ जहाँ थॉर्स गया था। तुम थॉर्स के बेटे हो, वही तुम्हारी असली लड़ाई है। थॉर्स के सच्चे योद्धा के रूप में बनो। ये आखिरी शब्द कई ऐसी बातों को रिफ्लेक्ट करते हैं जो प्रोलॉग के शुरू में इंट्रोड्यूस होते हैं और पूरे प्रोलॉग के दौरान एक्सप्लोर होती रहती है। सबसे पहली बात है आस्कलैड के थॉर्स के प्रति जज्बात। प्रोलॉग के बिगनिंग में आस्कलैड अपनी और थॉर्स की पूरी लड़ाई के दौरान उसके लिए गहरा रिस्पेक्ट दिखाता है। वो खुले तौर पर उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि वो पूरी एक आर्मी को लीड कर सकता है। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि थॉर्स सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि कैरेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग है, और आस्कलैड इस बात को पहचानता है। फिर वो उससे पूछता है, तुम हमारे लीडर क्यों नहीं बनते? जो उसके आदमियों को शॉक कर देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं और पहले ही हैरान
होते हैं कि कोई आदमी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे हरा सकता है, फिर भी उनमें से कोई भी इस बात पर ओपनली डिसेंड नहीं करता कि क्या ये शौक की वजह से है या एक्सेप्टेंस की वजह से। जब आस्कलैड इस बात से बैकट्रैक करता है और कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो गांव का एक यंग आदमी आस्कलैड पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसके जवाब में आस्कलैड कहता है आस्कलैड थॉट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है और अपने डिसीजन के बावजूद उसे हमेशा हाई स्टीम में रखता है। इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा उसके थॉट्स पर भरोसे को या कम से कम उसकी फिलॉसफी के लिए रिस्पेक्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। वो थॉट्स को एक बहुत वैल्यू वाला आदमी मानता है और उस यंग लड़के को डांटता है जिसे वो थॉट्स के सेक्रीफाइस का अपमान करता हुआ देखता है, जो उसने उसकी जान बचाने के लिए दिया था। डोंट स्टे इन अ बोरिंग प्लेस लाइक दिस का मतलब सिर्फ उनकी फिजिकल लोकेशन जैसे किंग का कोड नहीं है, बल्कि जनरली वॉरियर की जिंदगी से है। जैसे पहले ही बताया गया, आस्कलैड वॉरियर की लाइफ को पसंद नहीं करता है और इसी वजह से वाइकिंग्स को भी ऑनरेबल नहीं मानता है। इसलिए जब वो थॉरफिन को याद दिलाता है यू आर थॉर्स सन, तो वो मानता है कि थॉरफिन में अपने पिता जैसा ये शायद उससे भी ज्यादा ग्रेट बनने का पोटेंशियल है। उसको भरोसा है कि थॉरफिन से वे वॉरियर बनने के लिए नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा बड़ा और बेहतर इंसान बन सकता है। इस कोट का दूसरा आइडिया आस्कलैड की थॉरफिन के लिए केयर और कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है। वो पूछता है यू हैवंट थॉट अबाउट इट राइट। आस्कलैड ने काफी सोचा है कि अपने फादर के मरने के बाद थॉरफिन मेंटली किस हाल में रहा है। थॉरफिन को कोई बैटल से प्यार नहीं है, वो सिर्फ इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके अंदर आस्कलैड के लिए गहरी नफरत है, और ये नफरत ही है जो उसे आस्कलैड के करीब रखती है, उस गोल के करीब जहां वो उसे मारना चाहता है। आस्कलैड को ये बात अच्छी तरीके से पता है। अपने आखिरी पलों में वो चाहे तो थॉरफिन के साथ पहले की तरह क्रूअल या गोडिंग हो सकता था, लेकिन उसके बजाय वो उसे कुछ बेहतर ढूंढने के लिए पुश करता है। वो जानता है कि थॉरफिन इमोशनली काफी सफर कर चुका है और जिस दिन से वो दोनों मिले हैं उस दिन से थॉरफिन ने काफी रियल हैप्पीनेस नहीं देखी। आस्कलैड एक ऐसा आदमी नहीं लगता जो रिडेम्पशन ढूंढना चाहता हो, बल्कि वो चाहता है कि थॉरफिन अब खुश हो सके। जब उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं बचेगी, जो उसका बचपन का सबसे बड़ा मोटिवेटर रहा है, यहाँ से ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि आस्कलैड की सेल्फिशनेस उसके थॉरफिन की हैप्पीनेस के डिजायर पर भारी पड़ती है। लेकिन प्रोलॉग के काफी शुरू में ही आस्कलैड थॉरफिन के हाथों में अपनी हार को एक्सेप्ट करने का हिंट देता है। यू हैव ग्रोन अ लॉट, वेल टाइम इज ऑन योर साइड, यू आर गोइंग टू ग्रो एंड आई एम गोइंग टू गेट old someday, I'm going to lose to you, it's only natural, even the strongest die someday। आस्कलैड थॉरफिन को बदले की इच्छा से हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उसे इस बात की तरफ गाइड करता है कि वेंजेंस खोखली होती है और थॉरफिन के हाथों जो भी हार उसे मिले वो दुनिया के नेचुरल ऑर्डर के सामने कुछ भी नहीं। वो जानता है कि थॉरफिन के अंदर जो भी रिजेंटमेंट भरी हुई है उसे शांत करना बेकार है। आस्कलैड अपने गुनाह की गहराई समझता है और इसीलिए वो थॉरफिन से ये भी नहीं कह सकता कि वो उससे नफरत ना करे। यहीं से हम ये आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आस्कलैड थॉरफिन जैसा ही है और अपनी ही परछाई को उस यंग लड़के में देखता है। आस्कलैड भी उतना ही नफरत से भरा हुआ है जितना थॉरफिन, इसलिए चाहे वो थॉरफिन के लिए एक फादर फिगर जैसा हो, लेकिन एक इंसान और एक कैरेक्टर के रूप में वो थॉरफिन का पैरेलल भी है और उसका फॉइल भी। इस सब के बावजूद दोनों ही काफी ज्यादा खून खराबा करते हैं। आस्कलैड की थॉरफिन के गुस्से से रिलेट कर पाने की एबिलिटी ही उसे इतना अच्छा फादर फिगर बनाती है। वो जानता है कि गुस्से में इतना डूब जाना क्या होता है कि इंसान को उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं और जिंदगी सिर्फ उसी के लिए जीनी पड़ती है, बदले के लिए उस चीजों को झेलना जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वो जानता है कि थॉरफिन मिजरेबल है, दर्द में है और अकेला है, क्योंकि वो भी खुद भी ऐसा ही है। ये रिलेटेबिलिटी ही उसे इस पोजीशन में लाती है कि वो थॉरफिन को समझ सके और उसका ख्याल रख सके। इसीलिए वो थॉरफिन को सिर्फ इस उम्मीद में अपने पीछे घुमाने से रोकने की कोशिश नहीं करता है कि एक दिन वो उसे मार सके। वो जानता है कि थॉरफिन अपना गुस्सा तब तक छोड़ नहीं पाएगा जब तक उस गुस्से का टारगेट खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि वो खुद भी इसी बीमारी से गुजर रहा है। इसीलिए आस्कलैड का थॉरफिन को उसकी तकलीफ के साथ अपने पास रखे रहना सेल्फिशनेस से नहीं बल्कि रेजिग्नेशन से ड्रिवन है। वही रेजिग्नेशन जो वो तब तक दिखाता है जब तक वो कहता है कि एक दिन वो थॉरफिन से हार जाएगा। आस्कलैड अपनी पूरी जिंदगी में ये प्रूव करता है कि वो अपने टाइम से काफी आगे था। वाइज, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन शांति, कोल्ड, कनिंग और रूथलेस भी। इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता और आस्कलैड भी इसी रूल का एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अपने दौर के बाकी लोगों के मुकाबले वो उनसे काफी ज्यादा ऊपर खड़ा दिखता है। अपनी हर नुआंस और हर फ्लॉ के साथ वो थॉर्स की तरह एक ट्रू वॉरियर बनने के बहुत करीब पहुंचता है, और शायद अगर उसे थोड़ा और वक्त मिला होता तो वो अपनी माँ के सपने को पूरा होते हुए देख पाता। लेकिन दुनिया कभी इतनी सिंपल नहीं होती।